नमस्कार दोस्तों, इससे पहले का चैप्टर हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। अब आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम इस पार्ट में जो प्रश्न उत्तर है उसको लेते हैं। पहला प्रश्न है, जो हड़प्पन सभ्यता के अवशेष सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा अवशेष सिंधु घग्गर और उसकी सहायक नदियों के पास प्राप्त हुए। अब दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पन युगीन लोगों का मुख्य पेशा क्या था? उनका मुख्य कृषि। नवपाषाण युग के प्रमाण कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण युग के 7000 ईसा पूर्व बलूचिस्तान और के मेहरगढ़ में। ठीक है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समय एक ऐसी सामयिक भाषा हुई करती, मुद्राओं पर किसी प्रकार की लिपि अंकित थी, किसी भी प्रकार की लिपि प्रकृति थी। आप कैसे कह सकते हैं हड़प्पा कालीन लोग शिल्प कला में निष्णात थे? मुद्राओं पर सींग वाला गेंडा प्राप्त हुआ, जिसे यूनिकॉर्न। मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति, जो ये मुद्राओं पर सींग वाला गेंडा और नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसे कह सकते हैं शिल्पकला शनाते। आर्यों के वैदिक साहित्य के कुछ ग्रंथों के नाम लिखिए। आर्यों के ऋग आर्यों के वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद थे। मनुष्य मुक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम द्वारा। वैदिक यज्ञ प्रारंभ कैसे करवाए जाते थे? वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ किए जाते थे। राजा द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे? अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ। राजाओं द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन, ये हो गया। उत्तर वैदिक काल में कौन धार्मिक कृत्यों में कौन कौन से परिवर्तन आए? बहुत अधिक कर्मकांड परक हो गए, और वरुण, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि स्थानों के ऊपर एक नए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूजे गए। आर्यों के प्रमुख मनोरंजन के साधन क्या थे? शतरंज, रथ और प्रतियोगिता थी। रथ प्रतियोगिता। और ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पूर्व उत्तरी भारत और उत्तरी दक्षिण महाजनपदों के नाम लिखिए। अंग, मगध, कौशल, काशी, कुरु, पांचाल आदि। ठीक है। जैन संप्रदाय किन संप्रदाय में? जैन दो संप्रदाय में, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर मतलब नग्न। अष्टांगिक योग मार्ग, अष्टांगिक योग में कितने मार्ग है? 8 मार्ग है। जैनियों और बौद्धों के मठ क्या कहलाते हैं? जैनियों और बौद्धों के, जैन के स्थानक और बौद्ध के विहार। बौद्ध धर्म की 3 शाखाओं के नाम लिखिए। हीनयान, महायान और वज्रयान। अब फारसी भाषा, फारसी आक्रमण और इसकी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, आगे पढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में उत्तर पश्चिम भारत में अनेक छोटे छोटे जनजातीय राज्य थे। इन लड़ने वाली जनजातियों में एकता स्थापित करने वाला कोई सर्वाधिकारी शक्ति नहीं थी। इस प्रदेश में राजनीतिक फूट का लाभ इखामनी शासकों ने उठाया। ईरान के इखामनी वंश के संस्थापक थे साइरस और उसके उत्तराधिकारी डेरियस, जिन्होंने पंजाब और सिंध के कुछ भागों पर अपने अधिकार कर लिया था। जो इस प्रदेश की राजनीति की फूट का लाभ इखामनी शासकों ने उठाया। किसने? जो फारसी। ईरान के इखामनी वंश ईरान के इखामनी वंश के संस्थापक थे कौन थे? साइरस। और उसके उत्तराधिकारी कौन थे? डेरियस, जिन्होंने पंजाब और सिंध के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसा माना जाता है इखामनी साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और आबादी वाला क्षेत्र था। इखामनी साम्राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। इखामनी सेना में भारतीय लोगों को भी भर्ती किए कर लिया, उसने भारतीय लोगों को भी भर्ती किया। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फारस शासन प्राय 2 शताब्दियों तक रहा। इस अवधि में दोनों निश्चय ही नियमित संपर्क रहा होगा। संभवतः स्काईलैक्स के समुद्री अभियान ने ईरान और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा बढ़ाया होगा। कुछ फारसी सोने और चांदी के सिक्के भी पंजाब में मिले हैं। यद्यपि बहुत प्राचीन काल से ही उत्तर पश्चिमी सीमा में अनेक पहाड़ी दर्रों का प्रयोग किया जा रहा होगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि डोरियस पहली बार इन्हीं दर्रियों से भारत में दाखिल हुआ होगा। डोरियस है इन्हीं दर्रों से दाखिल हुआ होगा।
हुआ। बाद में अलेक्जेंडर की सेना इसी दर्रे से आई जब उसने पंजाब पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा कुछ हद तक फारसी इकमनी शासकों के प्रशासन के प्रभावित हुआ। फारसी पद सत्रप का प्रयोग भारतीय प्रादेशिक राज्यपालों द्वारा सत्रप के रूप में काफी समय तक किया जाता रहा। फारसियों के साथ संबंधों का सांस्कृतिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। फारसी लेखक भारत में एक नई लिपि लेकर आए, इसे खरोष्ठी कहा जाता है। यह लिपि आरंभिक लिपि विकसित हुई जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के बहुत से शिलालेख जो उत्तर पश्चिम भारत में पाए गए हैं, इसे खरोष्ठी लिपि ही में लिखे गए। जो ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए जो बाएं से है। यह लिपि उत्तर पश्चिम भी उत्तर पश्चिम भी भारत में ईसा ईसा पश्चात तीसरी शताब्दी तक प्रयोग की जाती रही। अशोक की विज्ञप्तियों की प्रस्तावना में भी फारसी का प्रभाव देखा जा सकता है। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला पर भी फारसी कला का प्रभाव हुआ। अशोक के एक पत्थर से तराशे हुए खंभों पर लिखे अभिलेख और उनकी घंटियों के आकार के शीर्ष परियस योलिस इखामनी शासकों के विजय स्तंभों में कुछ मिलते जुलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य का अपने जन्म दर पर शाही सेना शाही के स्नान फारसी को प्रभाव प्रकट करता है। यह विशिष्ट फारसी शैली होता था। अर्थशास्त्र के विभिन्न वर्णन आता है। जब भी राजा वैद्य अथवा किसी सन्यासी से विचार विमर्श करे तो उसे ऐसे ही कक्ष में बैठना चाहिए जहां पवित्र जल अग्नि रही हो। यह प्राचीन फारसियों धर्म के प्रभाव को प्रकट करता है। यूनान का आक्रमण और भारतीय संस्कृति पर इसका प्रभाव। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में यूनान और फारसियों के बीच एशिया पर अधिकार करने के लिए युद्ध हुए। अंततः मकदूनिया और यूनानियों के सिकंदर के नेतृत्व में इखामनी साम्राज्य को नष्ट किया। ईसा पूर्व जो चौथी शताब्दी थी और फारसियों के बीच में पश्चिम एशिया पर अधिकार करने के लिए युद्ध हुए। जो मकदूनिया यूनानियों ने सिकंदर के नेतृत्व में इखामनी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। उसने एशिया माइनर ईरान आदि देशों को जीत लिया और फिर भारत की ओर कूच किया। यूनानी इतिहासवाद हेरोडोटस के अनुसार सिकंदर भारत की बेशुमार दौलत से बहुत अधिक आकृष्ट हुआ था। सिकंदर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया, उत्तर पश्चिमी भारत की छोटी छोटी अनेक रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों में परस्पर एकता न होने के कारण यूनानियों को एक एक करके रियासतों को जीतने में सहायता मिली। फिर भी सिकंदर ने सैनिकों के जब मगध के नंद की विशाल सेना ताकत के बारे में सुना तो उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वह मकदूनिया के रास्ते वापिस होते हुए 32 वर्ष की आयु में बेबीलोन में मृत्यु को प्राप्त हुआ। वापिस आते हुए ठीक है। सिकंदर को अपनी जीती हुई रियासतों को सुसंगठित करने का समय नहीं मिला। अधिकांश जीती हुई रियासतें उनको शासकों को वापस कर दी गई जिन्होंने सत्ता के सामने झुकना स्वीकार किया। उसने यूरोप पश्चिमी एशिया के बहुत बड़े जीते हुए भाग को तीन प्रमुख भागों में विभाजित करके यूनानी राज्यपालों को सुपुर्द कर दिया। अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग को उसने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद अपने आप को राजा घोषित कर दिया। यद्यपि मकदूनिया और प्राचीन भारतीयों के संबंध थोड़े समय ही रहे परंतु इनका प्रभाव काफी बड़ी मात्रा में पड़ा। सिकंदर का आक्रमण यूरोप को पहली बार भारत के बहुत समीप लाया क्योंकि भारत और पश्चिम के मध्य समुद्री और स्थलीय मार्ग खुल गए। बहुत निकट के व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। व्यापारी और शिल्पी इन रास्तों से आने जाने लगे। सिकंदर ने अपने मित्र नियरकस को सिंधु के मुहाने से लेकर फरात नदी तक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान ढूंढने के लिए कहा था। यूनानी लेखकों ने हमारे लिए इन क्षेत्रों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी प्रदान की है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की परस्पर युद्धरत रियासतों को जीतकर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र की राजनीतिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सिकंदर के इस अभियान से चंद्रगुप्त को इस क्षेत्र में जीतने में सहायता मिली और उसने सेल्यूकस को हराकर पूरे उत्तर पश्चिमी और अफगानिस्तान तक जीतकर अपने अधीन कर लिया। यूनानी कला यूनानी कला का प्रभाव भारतीय मूर्ति कला पर दिखाई देता है। यूनानी और भारतीय शैलियों ने मिलकर गांधार कला शैली को जन्म दिया। भारतीयों ने यूनानियों से सोने और चांदी के सुगढ़ और सुंदर डिजाइन करने वाले सिक्के बनाने सीखे। यूनानियों ने भारतीय ज्योतिष को भी अपना कुछ प्रभावित किया है। आर्यन एडमिरल नियाक
नियार्कस और मेगास्थनीज जैसे यूनानियों द्वारा जोड़े गए विवरणों से हमें उस समय के उत्तरी और पूरी भारत के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें उस समय की उन्नत और विकसित शिल्प कला, विश्व के अन्य भागों से सुदृढ़ व्यापारिक और देश की जो भौतिक समृद्धि के विषय में सूचनाएं प्रदान होती है। भारतीय काष्ठ कला कला के विकसित व्यापार के विषय में भी पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियार्कस के नेतृत्व में सिकंदर द्वारा भारतीय पश्चिम तट के साथ साथ भेजी गई जहाजी बेड़ा भी भारत में ही बनाया गया था। सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमी देशों को भारतीय जीवन और विचारों को अवसर अवसर मिला और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन के सिद्धांत और सिकंदर द्वारा बनाए गए मार्ग से ही रोम साम्राज्य पहुंचे। यूनानी लेखकों ने जो सिकंदर के आक्रमण के विषय में तिथियों सहित जो लिखित विवरण छोड़े, उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के कालक्रम को छोड़ने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण की तिथि 326 ईसा पूर्व भारत की ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में आयोजित करने वाले मील का पत्थर सिद्ध होती है। भारतीय संस्कृति के आदर्श प्रतीक अशोक महान। भारत के इतिहास अशोक का एक विशिष्ट स्थान है। उसकी सार्वभौमिक शांति, हिंसा, धार्मिक एकता की नीतियों का विश्व के अन्य शासकों में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। अशोक वह सम्राट था जिसने सफलतापूर्व राज्य शासन को आदर्शवाद और दर्शन साथ जोड़ा। अन्य शासकों की भांति अशोक ने भी अपना राज्य कलिंग की विजय युद्ध से प्रारंभ किया। इस युद्ध में जीवन और संपत्ति के अंधाधुंध विनाश की उसकी चेतना को इतना जबरदस्त आघात पहुंचाया कि दोबारा कभी न करने का संकल्प लिया। इसके विपरीत धर्म विजय की नीति को अपनाया, अर्थात धर्म की विजय। अपने 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि अच्छी विजय वही है जो दया गुणों से प्राप्त की जाए। एक राजा के ऐसे निर्णय ने ऐसे समय में जब सैनिक शक्ति ही ताकत का प्रतीक मानी जाती है, उसे इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करवा दिया गया। अशोक पूरी तरह से मानवतावादी था। उसकी नीतियां प्रजा के कल्याण होती थी। उसका धर्म सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित था। ब्राह्मणों को भृत्यादि निम्न स्तरीय लोगों को सम्मान देना, बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना, जीवों की हत्या का विरोध, हत्या का निषेध आदि महत्व को महत्व देते हुए उसने धर्म के लोगों को धार्मिक एकता अपनाने के लिए कहा। इस धर्म ने सभी समुदायों के गुणों को समाहित किया। यद्यपि वह स्वयं धर्म का अनुयायी था, उसने अपनी प्रजा पर अपना व्यक्तिगत धर्म थोपने का प्रयत्न कभी नहीं किया। अपने सुप्रसिद्ध 12वें प्रमुख शिलालेख में वह कहता है कि वह सभी संप्रदायों का आदर प्रदान करने में ही उसके धर्म की विशेषता थी। ठीक है। अब अशोक ने अपनी प्रजा कल्याण के लिए अनेक सकारात्मक उपाय किए। उसने धम्म महात्म्य नामक एक अधिकारी नियुक्त किए जो जनता के कल्याण के कार्यों की देखभाल करते थे। वे न केवल राज्य के महत्वपूर्ण भागों बल्कि दूर दराज प्रांतों में भी कार्य करते थे। साथ ही वे सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच रहकर कार्य करते थे। इस प्रकार अशोक एक ऐसा दयालु शासक था जिसने कभी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रकार के अधिकारियों की आवश्यकता का अनुभव किया। अशोक ने राजा के रूप में अपने एक ऊंचा आदर्श निर्धारित किया। वह अपने का पिता और प्रजा और प्रजा को अपनी संतान समझता था। उसने अपने विचारों का दर्शन पत्थर के खंभों शिलाओं पर खुदवाकर जनता तक पहुंचाया। ये शिलालेख मौर्यकालीन वास्तुकला और अभियांत्रिकी कौशलों का अभूतपूर्व मिसाल है। उस समय के जीवन स्मारक है। अशोक ने अपनी प्रजा को समझाया कि कर्मकांड पर ज्यादा ध्यान करना व्यर्थ है, धन व्यय करना व्यर्थ है। लोगों को अहिंसा पर चलने का परामर्श दिया। उसने स्वयं शाही शिकार, मनोरंजनार्थ भ्रमण आदि छोड़ दिए। इसके साथ ही उसने धर्म के प्रचार के लिए धर्म यात्राएं प्रारंभ की। अपने साम्राज्य को एक समान धर्म, एक समान भाषा और व्यवहार एक समान लिपि भ्रमि थी प्रदान करके उसने राजनीतिक एकता लाने का प्रयत्न किया। बौद्ध युग से ही भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध धर्म अनुयायी था, उसने कभी भी दूसरों के ऊपर इस धर्म को नहीं थोपा, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। वह गैर बौद्ध अनुयायियों और बौद्ध विपक्षी मतावलंबियों के समान रूप से उपहार और अनुदान प्रदान करता था। अशोक का यश
प्रयत्नों पर निर्भर भी निर्भर है। उसने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शांति का प्रचार करने के लिए प्रयत्न किए। उसने यूनानी साम्राज्य में अपने दूत भेजे। पश्चिमी भारतीय सभ्यता दूर दूर तक फैलती गई और एक बौद्ध परंपरा के आधार पर अशोक ने अपने दूत श्रीलंका, मध्य एशिया तक दूर दराज क्षेत्रों में भेजे। बौद्ध धर्म विश्व के विभिन्न भागों में फैलता चला गया। यद्यपि आज भारत में बौद्ध धर्म कोई बड़ी शक्ति नहीं है, फिर भी यह श्रीलंका सुदूर में आज भी लोकप्रियता बनाए रखे हुए हैं। वर्ण व्यवस्था जो प्राय जाति व्यवस्था के रूप में जानी जाती, वैदिक युग के प्रारंभ में धीरे धीरे सामाजिक संगठन के रूप में पूरे देश में संपूर्ण भारत में प्रधान संगठन के रूप में उभरी। नए धर्मों और दर्शन के साथ साथ नगरों का विकास, शिल्प कला और व्यापार के प्रसार ने हमारे देश में सांस्कृतिक एकता की इकाई को बढ़ावा दिया। अशोक ने पूरे देश को एक शासन के अंतर्गत संगठित किया और राजकीय नीति के रूप में युद्ध का परित्याग किया, और दूसरी तरफ उसने प्रतिज्ञा की कि वह समस्त जीवित प्राणियों के प्रति ऋण को प्रत्यापित करने का प्रयत्न करता रहेगा। धन्यवाद। अब अगला पार्ट आगे बढ़ेंगे।